जो जेएसडब्ल्यू का जो एक सीवरेज प्लांट लगा बिल्कुल ओपन में है। मई जून में यहाँ पर जो है बहुत सारे मक्खी मच्छर का प्लांट रहता है। हम ऐसा नहीं बोले कि ये प्लांट ना बनाए, हम बोले इसको एक शेडिंग किया जाए, बिल्कुल इसको बंद कर दिया जाए, पूरा कवर किया जाए। नहीं तो ये जो है आपको देखते हो वहाँ पर आपका वो मधानी की तरह पीसते रह रहा, मक्खी मच्छर वहाँ से उड़ के सब जगह जा रहा है, आपके गांव हमारे गांव। तो इस पर जो है संज्ञान लेने की ज़रूरत है। क्या इस पर आपकी पंचायत काम करेगी? स्वागत मोदी। नमस्कार। पंचायत चुनावी चर्चा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक चैनल से। दोस्तों, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमारे साथ ब्लॉक अध्यक्ष, टीएसी मेंबर और पूर्व प्रधान वीर सिंह नेगी जी थे, जो जगांव पंचायत से संबंधित रखते थे। और इस बार हमारे साथ जुड़े हैं वीरेंद्र बेतरान जी, जो पूनम पंचायत से संबंध रखते हैं, जिन्होंने स्नातक किया है। स्नातक के बाद वे गांव में आए थे और गांव में उन्होंने सामाजिक सेवा को देखते हुए वे गांव के साथ जुड़े, लोगों के साथ जुड़े और वे पंचायत में आए। और 2017 में वे उनको हार का सामना भी मिला और वे कांग्रेस से, जो है राजनीतिक दल उनका कांग्रेस पार्टी रहा है, और 2021 में वो निर्विरोध उप प्रधान चुने हैं। और उनके कार्यकाल में जैसे शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सड़क पानी को लेकर काफ़ी उन्होंने काम किया है। और आगामी हम जो है चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे और जितनी भी हमारी इफेक्टेड पंचायत है इस अधीन में काम कर रहे हैं, जेएसडब्ल्यू के जो रॉयल्टी से लेकर भी यहाँ पर बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हम चर्चा जो है आज के अतिथि के साथ रखेंगे। हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए और पंचायती चुनाव चर्चा से जुड़ने के लिए आप हमसे संपर्क कीजिए। तो मिलते हैं हमारे आज के अतिथि वीरेंद्र बेतरान जी से। हमारे चैनल को फॉलो और शेयर करें। स्वागत महोदय। जिस प्रकार से आपका परिचय मैंने यहाँ पर पब्लिक के बीच में रखा, और आप एक स्नातक करके आप गांव में आए और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप को आप में लोगों ने देखा गया। इस बीच में कैसे आपको जो है पार्टी के बीच आना पड़ा, और क्या बगैर पार्टी से जुड़े हुए आप गांव समाज का काम नहीं कर सकते? तो इस विषय को जो है आम जनता या आपके पूनम के जो है जो लोग हैं जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपको राजनीतिक दलों के बीच में आना हुआ। स्वागत महोदय। नमस्कार राम भगत जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जब ग्रेजुएशन किया उसके बाद मैं जो है अपने गांव में आया। जब गांव में आया तो मैं सबसे पहले जो है मैं मंदिर कमेटी से जुड़ा, मंदिर कमेटी का मैं अध्यक्ष रहा। तो 19 साल मैं मंदिर कमेटी का अध्यक्ष रहा। तो अभी ही हाल ही में मैंने उसमें जो है रिज़ाइन किया। बट जैसे ही मैं मंदिर कमेटी अध्यक्ष बना उसके बाद तत्काल मैं जो है 2008 में जो हमारे गांव में जो है री इलेक्शन हुए थे, तो उस टाइम मैं प्रधान पद के लिए जो है मैं उम्मीदवार बना। जब उम्मीदवार बना तो मैं कांग्रेस पार्टी को उस टाइम जो है 2008 में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। उसके बाद लगातार मैं जो है कांग्रेस पार्टी में ही रहा, और मैं कांग्रेस पार्टी में रहकर हमने जो है गांव में कई सामाजिक कार्य किए, जिसमें कई तरह के थे, जिसमें लोगों के बारे में, लोगों के जैसे हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, गांव के विकास की बात करें, या कहीं भी, या लोगों की आवाज़ बनकर हमने हर क्षेत्र में काम किया। तो 2008 में मैं जो है प्रधान पद के लिए लड़ा था, पर मैं उस टाइम हार गया था कुछ वोटों से। तो उसके लगातार फिर भी मैं जो है पार्टी से, उसके कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा। महोदय जी, आपने जिक्र किया कि 2008 में आप जिस प्रकार से आपने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और उसके बाद आप तत्कालीन जो है ग्राम पंचायत पूनम में आपने एक प्रत्याशी के रूप में प्रधान के पद पर जो है आपने जो है लड़ाई लड़ी या फिर आपने भागीदारी की। तो हार का मुख्य कारण क्या रहा? किस कारणों से रहा? कि क्या विजन रहा? क्या आप गांव-गांव तक अपनी जो गांव वालों के मुद्दे हैं या फिर गांव की समस्याओं को लेकर लोगों तक बीच में नहीं पहुंच पाए? क्या कारण रहा हुआ उस समय आपका हार का? स्वागत महोदय। राम भगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 2008 में जब ये इलेक्शन हुए थे, तो मैं रिसेंटली गांव में आया था। तो 2008 में मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैं गांव आया था। तो उस टाइम का आप समझ सकते हैं कि 2008 में जेपी कंपनी होती थी। तो कंपनी में ऐसा होता था कि कंपनी को कोई गांव के से कोई मतलब, कोई गांव के विकास से कोई मतलब नहीं होता था। उनको गांव के कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं होता। उनको सबसे बड़ी बात यह कि जेपी को उस टाइम जो भी एम्प्लॉयज़ थे या जो भी वहाँ पर वर्कर्स थे, उनको सिर्फ वहाँ के बीच में कोई रहता था या फिर कोई रहता है, या उनको जो है वही है कि भाई
उनको कोई खाने खिलाए पिलाए या उसी के विषय उनको उसी से मतलब होता था, उनको गांव के विकास से कोई लेना देना नहीं था। यही कारण रहा कि मेरा हारने का, क्योंकि जेपी कंपनी के टाइम में जो है वहाँ पर मेरी पहचान नहीं थी और गाँव से मुझे बहुत अच्छे वोट मिले थे, गाँव से मेरा बहुत ही अच्छा मेरा लीड रहा था। तो मेरा मेन कारण हारने का जो जेपी रहा। और उस टाइम वोट का भी ये था कि वार्ड नंबर जो हमारा 2 है, जहाँ पे जेपी के बहुत ज़्यादा वोटर्स है, उनका वोटिंग जो है गांव में होना था। तो रात को जो है, रातों रात राजनीति है, रातों रात जो है उसका पोलिंग बूथ को जो है शोल्टू में शिफ्ट करा दिया गया। जब शोल्टू में शिफ्ट कराया था तो वोट परसेंटेज इंक्रीज हुआ तो वो फिर अपने ही कुछ लोग जो जेपी के जो नियर एंड डियरेस्ट होते हैं, जेपी उन्हीं को ही फिर वोट देती है। तो यही कारण रहा कि मेरा हारने का सबसे बड़ा कारण। महोदय जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि हारने का कारण जो है आप उस समय आए थे और 2008 के बीच में आपने कहा कि राजनीति में बहुत कुछ चलता है आगे पीछे या जो भी है, मुर्गा बोतल। आप अनपोज आए हैं 2017 में, तो क्या है 21 हाँ 2021 में आप अनपोज आए हैं, तो क्या कहीं पहले से ही आपने जो है राजनीति की दल या फिर अपने जो रिश्ते नातों को क्या कुछ अलग से पार्टी शार्टी दिया था कि मुझे अनपोज लाना? इसके बारे में जरूर बताएं। स्वागत। राम भगत जी, मैं आपको इस बात में क्लियर करना चाहता हूँ, जो गांव के लोग होते हैं वो बड़े भोले भाले होते हैं, वो जो है खाने पीने या मुर्गा बोतल या उस पर नहीं जाते हैं। ये जेपी के टाइम की बात है, जब जेपी के बाहर के बिहार के थे या बाहरी राज्यों के लोग थे तो उनको गांव के विकास से कोई मतलब नहीं होता है। 2021 की बात है, जब मैं अनपोज बता तो गाँव वालों ने देखा कि भाई कौन विकास कर सकता है, कौन विकास नहीं कर सकता है। तो लोगों ने विकास को देखते हुए लोगों ने मुझे साथ समर्थन किया। तो उसमें खिलाने पिलाने का तो कोई है नहीं, लोगों को विकास से मतलब, गांव के लोग बोले बाले होते हैं, उनको खाने पीने से कोई मतलब नहीं होता है। लोगों ने विकास को देखकर मुझे जो है समर्थन किया और मैं जो है अनपोज बना। महोदय जी, जिस प्रकार से मैं पिछली बार जब आप लोगों का यहाँ पर शिक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन था और जिसका प्रतिनिधि आप स्वयं कर रहे थे, और मैंने काफ़ी चीज़ देखा कि जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं या फिर प्राइवेट स्कूलें कितनी मनमानी करते हैं, तो आपने शिक्षा को लेकर काफ़ी चीज़ें जो है अपने पंचायत के स्तर पर आसपास के लोगों को सहारा लेते हुए एक बेहतर प्रयास करने का कोशिश किया। तो इस पर थोड़ा सा आप विस्तार से लोगों को जो है बताने का प्रयास करें। स्वागत। राम भगत जी, ऐसा है, सबसे पहली बात, जब आप कभी भी पंचायत में आते हैं, ये अलग बात है, पंचायत में उन्हीं लोगों को आना चाहिए। पहली बात, जो गांव की समस्या को जानता हो। जो व्यक्ति गांव की समस्या को नहीं जानता है या गांव के बारे में नहीं जानता है तो उसे राजनीति में आना नहीं चाहिए। जो गांव में लोगों के बीच में रहता हो, दुख सुख में साथ रहता हो, उसी आदमी को राजनीति में आना चाहिए, ताकि वो हर समय अपने गाँव के लिए खड़ा रहे। सबसे बड़ी बात, हम जब भी राजनीति में मैं आया तो मेरा था कि मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस तरह जो हमारे जो बेसिक नीड है, जो मेरे से हो सकता है। मेरे पास बहुत बड़ा पोस्ट तो नहीं था, पर पंचायत में उपप्रधान होने के नाते फिर भी बहुत बड़ी पोस्ट थी। तो जितना मेरे से होता था मैंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, मैंने सब उठाया। तो आप जिस तरह बात कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, आपको पता होगा ये आज से 2 साल पहले 2022 में JSW ने, आपका जो है जेपी से ये स्कूल ट्रांसफ़र हुआ, JSW ने ये स्कूल बनाया, कहीं ना कहीं हमारे प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोगों को फ़ायदा मिले, प्लस जो उनके अपने जो भी अपने कर्मचारी है उनको। पर JSW सडनली जो है इन्होंने क्या कर दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में 30% फीस इंक्रीज कर दिया। अब आप देखिए कि 30% पर ईयर, और 5 साल में 150% फीस बढ़ना था। तो हम लोगों ने इसको देखा, हमने मीटिंग किया, आपके JSW के इनके जो बॉस थे उस टाइम के कर्नल जसविंदर जी, तो उन्होंने हमारी आवाज़ को सुना। उसके बाद इनके जो है मुंबई से भी इनके जो हेड आए थे उस टाइम, तो HR के, हमने उनसे भी मीटिंग की, तो हमारी आवाज़ को कहीं ना कहीं सुना गया। तो आप देखिए कि अब जो 30% इन्होंने फीस रखा था, तो हमने स्ट्राइक किया। यहाँ पर प्रोजेक्ट अफेक्टेड के, मैं कर्मचारियों की बात नहीं करूँगा अभी, जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड के जो बच्चे कम से कम 200 से 250 बच्चे पढ़ते हैं, तो जब हमने संघर्ष किया तो उसको लीड मैंने किया। तो उसमें सिर्फ 50 लोग जुड़े, 200 लोग नहीं जुड़े। फिर भी हम 50 लोगों ने मिलकर जो है अपनी आवाज़ को बुलंद किया। और आपको जानकर ये खुशी होगी, जो 30% फीस सालाना बढ़ना था, वो फीस जो है 10% पे आया, जो कोर्ट भी कहता है, हाई कोर्ट भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट की, पर ईयर आपका जो है 10% फीस इंक्रीज होना चाहिए प्राइवेट स्कूल। और अभी जो है 30% की जगह प्रोजेक्ट अफेक्टेड के बच्चों को 10% फीस इंक्रीज हो रहा है। और जो फीस आज 3 साल के अंदर 90% बनना था, वो फीस अभी सिर्फ 30% बढ़ा। 3 साल में 30%। अगर ये फीस 1 साल में 30%, इस टाइम 90% बढ़ना था। तो देखिए कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो है इस कार्य को किया। उसके बाद हम स्कूल की बात करते हैं। स्कूल में भी हम चाहे स्कूल के बच्चों की एजुकेशन की बात करें या हम ट्यूशन की बात करें, तो हम कहते हैं कि हम प्राइवेट में बच्चे लगा रहे हैं तो हम ट्यूशन फीस क्यों दें।
ट्यूशन फीस नहीं, हम बच्चे ट्यूशन क्यों लगाए, तो उस चीज़ को भी लेकर JSW में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। और प्लस आपको ये बताऊं कि जो हमारा ये स्कूल बना, ये RNR पॉलिसी के तहत नहीं है, कहीं ना कहीं ये ना लाड़ा से बना है, ना RNR पॉलिसी में ये आता है। उसको भी लेकर हमने संघर्ष किया कि अगर ये कंपनी यहाँ से अगर बेनिफिट उठाती है, लॉ, ये हमें हमेशा बोलते हैं कि हम लॉस में, पर कहीं ना कहीं ये अगर स्कूल बना है अगर लॉस में भी है, तो कहीं ना कहीं कंपनी तो यहाँ से जो आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट कर रही है, बिजली जनरेट कर रही है, उससे कहीं ना कहीं प्रॉफिट में है। तो अगर सालाना, हमने इनका फिगर भी निकाला था कि सालाना ये कितना इनकम जनरेट कर रहे हैं या कितना, उसमें भी अगर ये लोग उसका भी अगर 1% भी अगर स्कूल में खर्च करते हैं, तो यहाँ के बच्चों को शिक्षा जो है एक अच्छी शिक्षा मिल सकती है। तो इस क्षेत्र में हमने काम किया। तो आज जो है हमारे यहाँ पर कम से कम 250 प्रोजेक्ट अफेक्टेड के हैं, और कम से कम 250 से 300 हमारे कर्मचारियों के, उसमें कर्मचारियों के भी फीस कम हुए, प्लस हमारे जो है प्रोजेक्ट अफेक्टेड के भी फीस कम हुए। इसलिए आज गरीब का बच्चा भी पढ़ता है और एक अमीर का बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है। ये हमने इस क्षेत्र में हमने ये काम किया। दोस्तों, जैसे कि वीरेंद्र जी ने कहा कि शिक्षा को लेकर उन्होंने काफ़ी पहल किया, और मैं बताना चाहता हूँ कि JSW जो परिसर एरिया है वो इफ़ेक्टेड एरिया के लिए वैसे तो यहाँ पर नवनिर्माण हुआ था उन दौरान के बाद में, और बीच बीच में फिर हमारी पकड़ नहीं रही, या फिर हमारे राजनीतिक दलों ने जो है एक बेहतर जो उनके साथ कागजी कार्रवाई नहीं थी, जिस वजह से मनमानी चल रहा है। तो इसके लिए आगे भी और किस प्रकार से इस JSW के द्वारा इफ़ेक्टेड एरिया को अच्छे से और बेहतर और कम फीस में जो है यहाँ पर सबको शिक्षा मिले, इसके लिए अकेले कोई एक पंचायत नहीं, हमारे जितने भी इफ़ेक्टेड पंचायत है सबको आगे आना होगा। तो आगे चलते हैं हम। महोदय जी, जिस प्रकार से आप इफ़ेक्टेड एरिया में आते हो और आपका जो है पंचायत के साथ आपका JSW बिल्कुल ही आपके पंचायत के अधीन में आता है, तो स्वास्थ्य को लेकर जो हमारा JSW के अधीन जो भी सेवाएं मिल रही है, इसमें बहुत सारी कमियों को देखने को मिलता है। फिर भी आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें प्रयास किया, और इसके बारे में पूरी जनता जानना चाहेगी कि स्वास्थ्य को लेकर आपका जो पहले का जो राजनीति, अगर आगामी पूरी पंचायत जो आपका आएगा वो क्या करना चाहेगी। स्वागत। राम भगत जी, मैं आपको स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहता हूँ। आपका जो ये जिंदल संजीवनी हॉस्पिटल है, ये लाड़ा के पैसे से बना है, और इसमें जो है कम से कम आप जो है यहाँ पे जो है 8 स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने चाहिए, और जो इनके पास अभी नहीं है। सिर्फ एक गायनेकोलॉजिस्ट है, उसी के दम पर ये हॉस्पिटल चल रहा है। और रही बात, एक हमने अभी जो है रिसेंटली डेंटिस्ट अपॉइंट करने को कहा, जो इस मतलब आपके 8 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के अंडर में नहीं है, वो अलग से हमने अपॉइंट करने को कहा, और वो भी उस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ था। इन्होंने बाहर से कोई रिक्रूट किया था, तो हमने किन्नौर से ही, हमारी किलबा से है डॉक्टर कामेश, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमने उनको रिक्रूट किया। तो इसी तरह हम स्वास्थ्य की बात करें तो इससे पहले जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, उसमें एक बड़ा ही वो था कि जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगता था, कम से कम उसको 8 साल एक्सपीरियंस चाहिए था। तो हम जब भी, वैसे तो उपरदान आपको पता होगा कि उपरदान लाड़ा का सदस्य नहीं होता है, तो मैं जब भी मुझे लाड़ा मीटिंग में जाने का मौका मिला, तो हमने इस बात को माननीय मंत्री महोदय जी के समक्ष उठाया। तो मंत्री जी ने भी हमारी बात को सुनी, तो उन्होंने जो है जो 8 साल स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो MD है, 8 साल जो उसकी एक्सपीरियंस है, उसको ख़त्म कर दिया, और अब डायरेक्ट कोई भी MD करके जो है इसमें लग सकता है। तो इसमें हमने उसमें हमने काम किया। उसी तरह यहाँ पर हमारे यहाँ पे और भी हमारे जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात थी, जैसे नर्सिस की थी, हमने उस क्षेत्र में भी हमने हमारे गांव से ही हमने एक हमारी लड़की है, उनको हमने रोज़गार दिलाया। तो इसी तरह हमने डेंटिस्ट, हमारे डॉक्टर कामेश, उनको भी हमने, और इस तरह इनके पास कई इक्विपमेंट्स पड़े हैं। हमने जब भी मीटिंग हुई तो हमने कहा कि भाई आप हर चीज़ आप रख सकते हो, पर इस क्षेत्र के लिए जो है हमारे सारे 21 पंचायतों के प्रतिनिधियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और जब ये लाड़ा के पैसे से बना है, और ये RNR पॉलिसी और MOU में जब ये बाकायदा मेंशन है, तो क्यों ना हम इतने सुविधा होने के बाद क्यों हम अपने हॉस्पिटल का फ़ायदा ना उठाएं। तो इस बात को आने वाले टाइम में पंचायत प्रतिनिधियों को भी और प्लस माननीय मंत्री महोदय जी को भी इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा, और यहाँ पे 8 जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनको रिक्रूट करना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को बेहतर सेवा मिले। जो हमसे हो सकता था हमने किया स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी। धन्यवाद दोस्तों। दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि नई पंचायतें आएगी, और जो हमारी इफ़ेक्टेड पंचायत है इसके अधीन आती है, और स्वास्थ्य को लेकर यहाँ JSW के जो कैंपस में काफ़ी सारी सुविधाएं, जो हाई टेक्निकी की यहाँ पर सारी सुविधाएं मिलती है। तो
सिर्फ़ जो है यहाँ पर डॉक्टरों की जो है काफ़ी कमियाँ रहती है, उसको लेकर आप हम सभी का प्रयास रहेगा कि मंत्री महोदय से आगामी जो पंचायतें बनेगी, उनके समक्ष मौजूदा हालत को लेकर हम चलेंगे और इस जेएसडब्ल्यू का जो परिसर है स्वास्थ्य को लेकर और बेहतर बनाने का प्रयास हम सबको करना चाहिए। महोदय जी, तकरीबन आज हमारा किन्नौर गाँव-गाँव सड़क से जुड़ा है और इसमें सरकार का काफ़ी अहम रोल रहा है और अहम रोल तभी रहता है जब हम पंचायत के प्रतिनिधि आगे जाते हैं समस्याओं को लेकर। जैसे कि एम्बुलेंस रोड आपका जो है मैंने सुना था कि एम्बुलेंस रोड कुछ मीटर आप लोगों का बना है और साथ में कई बार हम आपके गाँव आते तो पार्किंग को लेकर भी काफ़ी दिक्कतें आती थी। अब सुनने में आ रहा है कि पार्किंग भी थोड़ा बहुत बेहतर बना है। तो इन इन चीज़ों को लेकर आप प्रधान हो, फिर प्रधान के साथ समन्वय बनाना है, ब्लॉक के साथ समन्वय बनाना है, गाँव के साथ समन्वय बनाना है, किस प्रकार से आप लोगों ने इस कार्य को आगे लिया? स्वागत महोदय। राम भगत जी, हम विकास की बात करते हैं। अगर किसी भी पंचायत में आपने विकास करना है तो विकास जो है अकेले आदमी से नहीं होता है। विकास करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा, प्लस गाँव के लोगों के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा, गाँव के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, तभी गाँव का विकास हो सकता है। तो हम रही बात हमारे प्रधान जी, जो हम मेरे साथ प्रधान जी रहे, उनका काफ़ी मेरे को सहयोग रहा। उन्होंने भी विकास के लिए जो है भरपूर सहयोग किया और उन्होंने भी काफ़ी इसमें जो है एफर्ट्स किए। और हमारे जो वार्ड मेंबर्स थे उन्होंने भी काफ़ी इसमें सहयोग किया। तो रही बात, हम बात करते हैं एम्बुलेंस रोड की। हमारे जो सड़क है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनकर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। 4.7 किलोमीटर हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बना, जिसमें से 300 मीटर जो है सड़क जो है अनकम्प्लीट था। 300 मीटर सड़क बनकर जो है वो एज इट इज़ पड़ा रहा। प्लस वहाँ से जो है आगे का जो 200 मीटर है, हमने आगे 200 मीटर और भी खोला। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 300 मीटर हमारा जो सड़क था, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बाहर हुआ, तो उस सड़क को जो है कुछ लैंड इश्यू था, इस वजह से नहीं हो पाया। तो वो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बाहर जो 300 मीटर था, उसको हमने जो है सीएसआर के माध्यम से जो है हमने उसको टायरिंग करवाया। 300 मीटर रोड को सीएसआर के माध्यम से पहला ही, जैसे ही हम पंचायती राज में आए, सबसे पहला काम हमने उस 300 मीटर रोड को टायरिंग करवाया। पहला ही जून जुलाई पहला ही बजट में हमने सबसे पहला काम हमने वो किया। उसके बाद हमने जो है 200 मीटर सड़क मनरेगा के थ्रू जो है हमने जो है सड़क भी खोला। आम रास्ता था, आम रास्ता में हमने जो है लोगों के खेतों के साथ ढंगा लगाकर जो है उसमें जो है हमने 200 मीटर और सड़क खोला। 200 मीटर सड़क में जो है हमने जो है टायरिंग, उसके ऊपर जो है हमने इंटरलॉक टाइल लगाकर उसको कंप्लीट किया। उसमें भी कुछ मनरेगा का एक अपना बजट होता है जो हम डालते हैं, उसमें थोड़ा सा बजट की थोड़ी सी कमी हुई थी, तो हमने उसमें अपना खुद भी श्रमदान कर, हम पंचायत प्रतिनिधियों ने उसे हमने जो है 200 मीटर सड़क को भी हमने कंप्लीट कर दिया। तो हमने लगभग 500 मीटर सड़क जो है एम्बुलेंस रोड हमने कंप्लीट किया, जिसमें से 300 मीटर सड़क हमारी एम्बुलेंस रोड पास है, 200 मीटर अभी पास नहीं हुआ है, उसको भी हमने अभी पास करवाना है आने वाले भविष्य में। रही बात पार्किंग की, हमारे गांव में पार्किंग की बहुत समस्या थी, पहले से ही जो है पार्किंग की समस्या रही। बाहर से लोग आते थे तो वो उनका यही कहना था कि पूनंग में विकास तो हो रहा है बट एक पार्किंग की बड़ी समस्या है। तो उस समस्या को देखते हुए आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि इस 5 साल के अंदर जो है हमने एक भव्य पार्किंग बनाया, जिसमें लोगों को बैठने से लेकर गाड़ियां पार्किंग करने तक की सारी सुविधाएं है। प्लस वहां पे जो है वो पार्किंग गांव वालों के लिए नहीं है, वो पार्किंग बाहर से जितने भी हमारे मेहमान आते हैं उनके लिए है। वो पार्किंग वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और वो गाड़ी जो है कम से कम वहां पर 30 से 35 या 40 इस बीच में गाड़ियां जो है वहां पर पार्क हो सकती है एक साथ। तो बाहर से जो भी मेहमान आएंगे उनको गाड़ी पार्किंग करने की कोई समस्या, और बहुत बढ़िया हमने कंक्रीट करके जो है बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है। और उसको एज इट इज जब और टाइम होता है तो हम उसको एज ए प्ले ग्राउंड भी उसको यूज करते हैं, हमारे लड़के वहां पर खेलते हैं और बहुत अच्छा वहां पर ग्राउंड बनाया है। प्लस जब हमारे कोई गाँव में फंक्शन आता है, कोई गेस्ट आते हैं, तो वो उसको एज ए हम पार्किंग भी उसको यूज करते हैं। तो इस तरह हमने जो है इसको पार्किंग की समस्या को भी हमने इस 5 साल के अंदर इसको जो है हमने कंप्लीट किया। बहुत खूब। महोदय जी, जिस प्रकार से हमारा गांव में अब लोगों का आना जाना रहता है, बाहरी लोगों का भी आना जाना रहता है ना? ऐसे में कई प्रकार के गांव में मजदूरवास काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, कपड़ा बेचने वाले, कई चीज़ें आती हैं और सुरक्षा की दृष्टि को देखकर आपने जो है आपकी पंचायत ने जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, लगभग उसका अनुमान हम जानना चाहेंगे। और उसके बाद एक बेहतरीन रेन शेल्टर, जब कभी लोगों ने सिलेंडर लेना या कुछ लेना था, एक उसका व्यवस्थित तरीके से आपने रेन शेल्टर बनाया। तो इस पर आप जो है पब्लिक को बताएं कि कितनी जो है
है मेहनत करनी पड़ी, जगह लेना पड़ता है सीसीटीवी कैमरे के लिए, गाँव वालों को एक वो भी करना पड़ता है, भाई हमने तो चौकीदार रखे हैं या फिर हम वो रखते थे, भाई क्यों हमको कैमरे चाहिए, ऐसी कई चीज़ें आपने प्रयास किए होंगे पंचायत ने। स्वागत महोदय। राम भगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात सीसी कैमरे। तो ये घटना जब हम पंचायत में आए थे, तो उसी टाइम हमारे गांव में जो है चोरी की घटना हुई थी। तो आपको पता होगा कि उन दौरान काफ़ी चोरियां भी हो रही थी, तो 2-3 पंचायतों में और भी चोरी हुई। तो एक ही आदमी था जो जगह जगह पे चोरी कर रहा था। तो हमारे पंचायत में चोरी, तो हमने देखा कि यार कहीं ना कहीं जो है लोगों के आने जाने से या चौकीदार के होने से भी संभव नहीं है, हमारे पंचायत में ही चोरी हुई। तो और हमारे कुछ एक विष्णु मंदिर या हमारे बौद्ध मंदिर, वहाँ भी चोरी हुई, पर चोरी बहुत बड़ी तो नहीं हुई, बट चोरी चोरी है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कुछ अप्रिय घटनाएं भी हो सकती है। तो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि यार गांव में सीसी कैमरे की भी जरूरत है। कहते हैं ना कि जब आप काम करते जाओगे तो आपको बहुत सी चीजें, आपके सामने समस्याएं आती रहेगी, तो उसको सॉल्व करना आपका काम है, इसलिए गाँव आपको चुनती है। तो हमने सीसी कैमरे की बात आई, तो हमने देखा यार सीसी कैमरा, तो हमने सबसे पहले जो है हमने गांव में जो है जगह जगह पर सीसी कैमरे इंस्टॉल कर दिए, जहां पर हमारे मेन जहां भी गांव के एंट्रांस है वहां पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहला हमारा एंट्रांस शोल्टू है, जहाँ जीएसडब्ल्यू है। तो शोल्टू से जहां भी आपकी गाड़ियां, चाहे आपकी गाड़ियां आती है चाहे लोग आते हैं, तो हमने जगह जगह पे शोल्टू में भी सीसी कैमरे इंस्टॉल कर दिए हैं। प्लस हम बात करते हैं गांव की, जहां हमारी गाड़ियां पार्क होती है या हमारी जहां पे भी लोग का आना जाना ज़्यादा रहता है, हमारे चाहे विष्णु मंदिर बोलो, चाहे आपके बौद्ध मंदिर बोलो, चाहे आपका पंचायत बोलो, चाहे आपका मंदिर बोलो, या और भी जहां सामुदायिक जगह, हमने सब जगह जो है हमने सीसी कैमरे जो है इंस्टॉल कर दिए। मैं धन्यवाद हूँ जीएसडब्ल्यू का भी, जिन्होंने सीएसआर के माध्यम से जो है ये कैमरे हमारे को इंस्टॉल करके इन्होंने दिया। तो ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ में हम जीएसडब्ल्यू को भी हम बोलते हैं। ठीक है, लड़ना हमारा है, क्योंकि जीएसडब्ल्यू कहीं ना कहीं यहाँ पर कमाई कर रही है, ऐसा तो नहीं है कि वो कमाई करके जाए, बट कहीं ना कहीं अपने अपने हक की लड़ाई लड़ना हमारा फर्ज है, कि ताकि हम अपने बेनिफिट्स को ले सके। तो हमने जगह जगह पे सीसी कैमरे हमने इंस्टॉल किया। दूसरी बात, हम रेन शेड की बात करते हैं। तो रेन शेड की हम बात करते हैं, तो हमारे गांव में जो काफ़ी समय से जो है लोग टापरी में, हमारे शुल्टू में व्यापार, आपका गांव के लोग दूध लेकर जाते हैं, सब्जी लेकर जाते हैं, या बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं। आपको पता है गांव में तो अभी स्कूल तो रिसेंटली बंद हो गया बच्चे नहीं होने के कारण। तो हमारे चाहे हम गवर्नमेंट स्कूल बोले चाहे हम प्राइवेट स्कूल बोले, हमारे शुल्टू में ही है। चलो, शुल्टू भी हमारा वार्ड नंबर 2 है। तो वहाँ पे जो है हमने देखा कि यार लोग आ रहे हैं, तो जो बारिश हो रही है तो लोग किसी के दुकान में जा रहे हैं, किसी के घर में जा रहे हैं। रेन शेड की समस्या थी, तो हमने कहा कि क्यों ना हम एक अच्छा सा एक भव्य हम रेन शेड बनाएं, जहाँ पे जो है लोग रह सके। थोड़े हमारे को लैंड की जरूरत हुई, कमी हुई, हमारे पास लैंड नहीं था, नहीं तो हम वहाँ पे एक कॉफ़ी हाउस भी बनाना हमारा प्लान था, और हमने एक सुंदर सा कॉफ़ी हाउस बनाना था, जहाँ पे लोग चाय पिए, कॉफ़ी पिए, गाड़ी का इंतजार करें। लैंड नहीं होने के कारण ये पॉसिबल नहीं हुआ। जीएसडब्ल्यू ने भी इसमें कॉपरेट नहीं किया, लैंड देने के लिए उन्होंने मना कर दिया। तो हमने रेन शेड बनाया। तो आज देखिए, उस रेन शेड के बनाने से आज लोगों को किसी के दुकान में जाने की जरूरत नहीं है, किसी के घर में जाने की जरूरत नहीं है। लोग बढ़िया, हमारे स्कूल के बच्चे छुट्टी हो जाता है, गाड़ी लेट आती है, तो बढ़िया अपने रेन शेड में खड़े हो जाते हैं, अपने वहाँ रेन शेड में बैठते हैं, और अच्छे से जो है गाड़ी का अपना इंतजार किया। जैसी गाड़ी आई, अपने गाड़ी में बैठे और डायरेक्ट जो है अपने गांव के लिए। तो रेन शेड भी एक हमारी बड़ी ही जरूरत चीज़ थी। तो ये रेन शेड भी हमने अपने कार्यकाल के 5 साल के अंदर ही हमने इसको बनाकर तैयार किया। राम भगत जी, आप देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने पंचायत प्रतिनिधियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे पुरुष थे। हमारे प्रधान जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने हर विकास कार्य के लिए हम लोगों ने मिलकर जो है डिमांड्स लेना हो चाहे कुछ भी, हमने मिलकर कार्य किया। उसमें हमारे वार्ड मेंबर्स थे, उनका भी भरपूर सहयोग रहा। प्रधान जी खुद भी जो है दौड़ भाग करते थे, उनका भी सहयोग रहा। ऐसा नहीं है कि हम अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकते, गांव के विकास के लिए सबका सहयोग, गांव का भी विकास था। रही बात, हम आप जिस तरह महिला मंडल की बात कर रहे हो, या हमारे युवक मंडल, या विष्णु सांस्कृतिक क्लब, मैं सबसे पहले महिला मंडल, हमारा जो महिला मंडल भवन था, पिछले कम से कम 15 सालों से जो है महिला मंडल भवन का कार्य जो है अधर में लटका हुआ था। तो पिछले कार्यकाल में क्या कारण रहा, क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में मुझे ज़्यादा, मैंने इसमें डिटेल में जाने से अच्छा मैंने सोचा कि हमने ये सोचा कि पंचायत में ये निर्णय कि हम बैक डिटेल में जाने से क्यों ना हम इसको पूरा करके दिखाएं। तो हमने जो है महिला मंडल भवन का कार्य जो है हमने बजट मंगवाया। बजट हमारे को जो है उस टाइम हमारे उपाध्यक्ष सूरत, उनके द्वारा 3 लाख रुपए उन्होंने दिया। तो प्लस हमारे पास लाड़ा का भी पैसा था, तो उससे हमने जो है इसको कंप्लीट किया। जो हमारा जो अधर में लड़का था, महिला मंडल भवन को हमने कंप्लीट किया। तो महिलाओं को हमने पहले ही आश्वासन दिया था कि भी हम आपके भवन को का निर्माण कार्य जो है हम पूरा करेंगे। इसमें अभी और भी बचा है कार्य, पर मैं माननीय मंत्री महोदय जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जगत सिंह नेगी जी का। उन्होंने जो है अभी जो है महिला मंडल के भवन के
जो अभी और थोड़ा उसमें कार्य बचा है, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर हमने कंप्लीट किया है, उसको पूरा करने के लिए 5 लाख रुपए जो है अभी उन्होंने दिया है। जो अभी आने वाली पंचायत जो आएगी या जो भी बनेंगे, तो वो इस कार्य को आगे बढ़ाएँगे। मैं आशा करता हूँ कि वो बढ़ाएँगे। अगर हम पंचायत में आए, तो हम इस कार्य को आगे बढ़ाएँगे। तो ये महिला मंडल भवन ऑलमोस्ट हमने जो है इसको करके जो है हमने कंप्लीट करी है, जिसमें हमने किचन, आपका जो है हॉल, ये सारा हमने बनाया है। रही बात हमने जो आप ये क्लब की बात करते हैं, हमारे जो युवक मंडल क्लब है, उनका भी जो भवन था, उसमें जो है जो ग्राउंड फ्लोर है, उसमें अधूरा कार्य है, तो उसका भी कार्य जो है पूरा नहीं हुआ हुआ है। तो उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया। विष्णु सांस्कृतिक क्लब के पास तो अपना कोई वो ही नहीं था, उनके पास ना उनके पास लैंड थी, ना उनके पास कोई कमरा था। तो उसको भी हमने इस बार जो है सीएसआर के माध्यम से उनका भी जो है एक कमरा और आपका जो है टॉयलेट बाथरूम कंप्लीट किया। और जो हमारे विष्णु सांस्कृतिक क्लब है, उनको हमने फर्नीचर तक भी दिया इस बार जो है 1 लाख से ऊपर का उनको कंप्लीट फर्नीचर भी दिया हमने विष्णु सांस्कृतिक क्लब को। इस तरह जो है हमने हमारे एक ही महिला मंडल है गाँव में, और 2 क्लब है, जिसमें एक विष्णु सांस्कृतिक क्लब और एक हमारा शुथानंग मार्टिन क्लब, जिनके भवन बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। और ये कार्य भी 5 साल में ही किया हमने। एक वो हमारा जिम भी है। मोदी जी, जब भी प्रतिनिधि बनते हैं तो गांव के हर समुदायों को जो है खुश करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी आप लोगों का प्रयास है, आप पूर्ण पंचायत का प्रयास रहा है, जिसमें महिला मंडल भवन है, युवक मंडल बना भवन है और विष्णु सांस्कृतिक भवन। इसमें जितने भी कार्य किए, तो किस प्रकार से आप पंचायत में रोल रहकर, हालांकि महिला प्रधान बोलते हैं, महिला प्रधान होते हुए कई जगह कहते हैं कि इतना विकास नहीं होता है, फिर भी पंचायत पूर्ण काफ़ी अग्रसर रहा। स्वागत महोदय। राम भगत जी, मैं सबसे पहले तो मेरे साथ जो पंचायत में प्रतिनिधि थे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमारे को जो है विकास कार्य के लिए भरपूर सहयोग किया। हम प्रधान जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है हमारे साथ मिलकर, हम दोनों ने मिलकर जो है। राम भगत जी, आप देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने पंचायत प्रतिनिधियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे पुरुष थे। हमारे प्रधान जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने हर विकास कार्य के लिए हम लोगों ने मिलकर जो है डिमांड्स लेना हो, चाहे कुछ भी, हमने मिलकर कार्य किया। उसमें हमारे वार्ड मेंबर्स थे, उनका भी भरपूर सहयोग रहा। प्रधान जी खुद भी जो है दौड़ भाग करते थे, उनका भी सहयोग रहा। ऐसा नहीं है कि हम अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकते। गाँव के विकास के लिए सबका सहयोग, गाँव का भी विकास था। रही बात, हम आप जिस तरह महिला मंडल की बात कर रहे हो, या हमारे युवक मंडल या विष्णु सांस्कृतिक क्लब, मैं सबसे पहले महिला मंडल, हमारा जो महिला मंडल भवन था, पिछले कम से कम 15 सालों से जो है महिला मंडल भवन का कार्य जो है अधर में लटका हुआ था। तो पिछले कार्यकाल में क्या कारण रहा, क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में मुझे ज़्यादा, मैंने इसमें डिटेल में जाने से अच्छा, हमने ये सोचा कि पंचायत में ये निर्णय कि हम बैक डिटेल में जाने से क्यों ना हम इसको पूरा करके दिखाएं। तो हमने जो है महिला मंडल भवन का कार्य जो है हमने बजट मंगवाया। बजट हमारे को जो है उस टाइम हमारे उपाध्यक्ष सूरत, उनके द्वारा 3 लाख रुपए उन्होंने दिया। तो प्लस हमारे पास लाड़ा का भी पैसा था, तो उससे हमने जो है इसको कंप्लीट किया। जो हमारा जो अदर में लड़का था, महिला मंडल भवन को हमने कंप्लीट किया। तो महिलाओं को हमने पहले ही आश्वासन दिया था कि भी हम आपके भवन को का निर्माण कार्य जो है हम पूरा करेंगे। इसमें अभी और भी बचा है कार्य, पर मैं माननीय मंत्री महोदय जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जगत सिंह नेगी जी का। उन्होंने जो है अभी जो है महिला मंडल के भवन के जो अभी और थोड़ा उसमें कार्य बचा है, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर हमने कंप्लीट किया है, उसको पूरा करने के लिए 5 लाख रुपए जो है अभी उन्होंने दिया है। जो अभी आने वाली पंचायत जो आएगी या जो भी बनेंगे, तो वो इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि वो बढ़ाएंगे। अगर हम पंचायत में आए, तो हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो ये महिला मंडल भवन ऑलमोस्ट हमने जो है इसको करके जो है हमने कंप्लीट करी है, जिसमें हमने किचन, आपका जो है हॉल, ये सारा हमने बनाया है। रही बात, हमने जो आप ये क्लब की बात करते हैं, हमारे जो युवक मंडल क्लब है, उनका भी जो भवन था, उसमें जो है जो ग्राउंड फ्लोर है, उसमें अधूरा कार्य है, तो उसका भी कार्य जो है पूरा नहीं हुआ हुआ है। तो उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया। विष्णु सांस्कृतिक क्लब के पास तो अपना कोई वो ही नहीं था, उनके पास ना उनके पास लैंड थी, ना उनके पास कोई कमरा था। तो उसको भी हमने इस बार जो है सीएसआर के माध्यम से उनका भी जो है एक कमरा और आपका जो है टॉयलेट बाथरूम कंप्लीट किया। और जो हमारे विष्णु सांस्कृतिक क्लब है, उनको हमने फर्नीचर तक भी दिया इस बार जो है 1 लाख से ऊपर का उनको कंप्लीट फर्नीचर भी दिया हमने विष्णु सांस्कृतिक क्लब को। इस तरह जो है हमने हमारे एक ही महिला मंडल है गाँव में, और 2 क्लब है, जिसमें एक विष्णु सांस्कृतिक क्लब और एक हमारा शुथानंग मार्टिन क्लब, जिनके भवन बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। और ये कार्य भी 5 साल में ही किया हमने। महोदय जी, जिस प्रकार से हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर देवभूमि से चलती है, और
कानून से पहले आपको पता है, पहले जो है कोर्ट कचहरी नहीं होते थे, तो पहले मंदिर परिसर होते थे। आज जगह-जगह मंदिर परिसर बहुत बेहतरीन बन रहे, सार्थक बन रहे हैं। तो इस पर इसके सौंदर्यीकरण को लेकर आप ज़रूर बताएँ। और आपके पंचायत में और भी बहुत बेहतरीन जो है मैंने ये सुनने को मिला यहाँ पर भी, जैसे रिब्बा पंचायत है, इसी प्रकार का यहाँ पर भी एक बहुत बेहतरीन जो है जिम युवाओं के लिए, ताकि वो नशे से दूर हो जाए, इस प्रकार का आयोजन रखा है। स्वागत महोदय। राम भगत जी, आपको मैं सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ हमारे देव समाज, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें तो देव संस्कृति में हमारा देव समाज भी सबसे पहले आता है। तो हम बात करते हैं देव समाज की। तो देव समाज में आप देखिए कि भाई हमने जो है अपने कार्यकाल में जो है हमारे पास चोरंग की कमी थी। 8 लाख का जो बजट है उससे हमने चोरंग का, आप देखिए कभी आकर हमारे पंचायत में, आप वो जो मंदिर में हमारा चोरंग बना था वो भव्य सुंदर चोरंग बना, 8 लाख के बजट से हमने चोरंग बनवाया। साथ ही हमने जो है जो हमारे जो फुलियाज मेला होता है, साल में एक पर्व होता है, पूरे किन्नौर में होता है फुलियाज, वहाँ पर जाने के लिए लोगों को कहीं ना कहीं लोग जो है हम फुलियाज में उख्यांग संथंग जिसको बोलते हैं, हम वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ के लिए भी हमने जो है उख्यांग संथंग के लिए हमने 7.5 लाख रुपए के बजट से जो है सौंदर्यकरण किया। तो आज वहाँ पर पहले बैठने के लिए नहीं था, लोगों को उस पर बैठना पड़ता था। आज हमने बैठने के लिए जो है हर आदमी को बैठने के लिए वहाँ पर जो है स्टेप्स बनाए हैं, बहुत उसका सौंदर्य, गेट लगा हुआ है, सुंदर गेट लगा हुआ है। तो उसका सौंदर्यकरण भी हमने जो है इसी 5 साल में हमने जो है इसको किया। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ जिम की बात। आप देखिए आज के टाइम में जो हमारे गांव के बच्चे हैं या हमारे शहरों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है नशे में, कहीं ना कहीं नशे में पड़ रहे हैं। तो हमने जब हमारी मीटिंग होती है तो हमने देखा कि यार कहीं ना कहीं नशे से अगर बच्चों को दूर रखना है तो हम क्या कर सकते हैं। हम स्पोर्ट्स के साथ साथ और क्या एक्टिविटीज़ है जहाँ पे बच्चे नशे से दूर रहकर अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान रखें या अपने हेल्थ को वो करें। तो हमने कहा कि क्यों ना हम एक जिम का डिमांड करें, जिसमें हमें जिला परिषद फंड से करीबन करीबन हमें 2 लाख रुपए मिले। जो हमारे मीरा देवी जी जो जिला परिषद सदस्य थे, हमारे दीदी, उन्होंने जो है 2 लाख रुपए दिया। प्लस हमने जो है जीएसडब्ल्यू से कम 8 से 10 लाख रुपए का इक्विपमेंट्स उसमें डाला है। ऑलमोस्ट 12 लाख, 10 से 12 लाख का जो है जिम हमने बनाया है, जिसमें हमारे ट्रेडमिल, साइकिलिंग, हमारे जो भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, इवन हमने जो है उसमें जो है जिम करने के लिए हमारे पास फ्लोर मैट नहीं था, जिसको पूरे अंदर जो है बच्चे लेट के जब करेंगे तो पूरा जो उसके अंदर पूरा हमने फ्लोर मैट लगाकर। और एक चीज हमने और किया, कल को वहां से कोई सामान इधर उधर ना हो या कोई अंदर कोई गलत वो ना हो कि जिम के नाम पे जाके बच्चे नशे ना कर रहे, तो उसके लिए हमने उसके अंदर सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल किया है, ताकि उनके ऊपर निगरानी रखा जाए कि अगर मॉर्निंग टाइम में कोई जा रहा है तो क्या कर रहा है, अगर इवनिंग टाइम में कोई जा रहा है तो उसमें हमने एक प्रावधान और भी रखा है कि मॉर्निंग टाइम में जो है महिलाएं हमारी बिजी होती है तो मॉर्निंग टाइम में हमारे पुरुष करे, और शाम को हमारी महिलाएं फ्री होती है तो शाम के टाइम हमारी महिलाएं भी उसमें जिम कर सकती है। तो हमने हर तरीके से ये भी हमने 5 साल के अंदर ये कार्य किया। महोदय जी, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया, आप लोगों ने पंचायत ने मिलकर आपने काफ़ी अच्छा रोड किया, और अब अगर वर्तमान में बगीचे कंडे-कंडे तक है, और जब तक आपका रोड पास नहीं होता है तो थोड़ी बहुत बड़ी ट्रकें ले जाना मुश्किल रहता है। तो इस पर आप जनता को बताएँ कि क्या आपका बस रोड जो है पास हुआ या होना है? स्वागत महोदय। राम भगत जी, इस पे मैं कहना चाहता हूँ, हमारे सड़क बना तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, कुछ कंट्रोवर्सी आपको पता है गांव में होते रहते हैं, थोड़े थोड़े चीज़ों पे इश्यूज रहते हैं। तो उसके बाद हमने जो है एक्सिन महोदय से मिलकर, माननीय हमारे जो है ये हमारे एक्सिन जो बाबा नगर पीडब्ल्यूडी, उनसे मिलकर जो हमने आग्रह किया कि आप जो है इसको टायरिंग करवाए। तो 2021 में इन्होंने टायरिंग करवाया। उसके बाद जो है बस कहीं ना कहीं रोड की तंगी की वजह से बस पास होना मुश्किल हो गया था। तो हम समय समय पर माननीय हमारे मंत्री महोदय से भी मिले, तो बहुत सी जगह में डंगे लगाकर जो है अभी हमने हाल ही में 2025 जून में जो है हमने बस रोड भी पास करवाया। तो हमारा जो 4.7 किलोमीटर है जो शुल्टू से पूनंग, तो उसको हमने जो है बस रोड पास कराया। उसमें अभी थोड़ी समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं ठेकेदार की कमियों की वजह से। मैंने सरकार गांव के द्वार में जब चला था चगांव में, तो सरकार गांव के द्वार वहाँ पे भी मैंने ये बात रखी थी कि क्यों उस पर मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, थोड़ा कुछ इश्यूज थे, तो उस पर मैंने उठाया। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि भाई इस पर हम करेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पर भविष्य में और कार्य है जो करने को रहा है। बाकी बस रोड जो है हमने 2025 जून में पास करवा लिया गया था। तो आने वाले समय में जो है जो थोड़ा बेहतर हो जाएगा तो बस भी आने की पूरे चांसेस है और बस आएगी। महोदय जी, जिस प्रकार से हमारे समाज में आज, वैसे तो आपका जो है पूनंग पंचायत जो है एक
कोल्ड एरिया है, पानी का जितना दिक्कत नहीं होता है, डेजर्ट एरिया नहीं है गाँव आने की तरह, फिर भी पानी की समस्या आने वाले दिनों में जो है मई जून में हर जगह दिखने को मिलता है। तो इस पर पानी का जो है समस्याओं को लेकर आपके यहाँ पर किस प्रकार से रहता है? और अन्य जो आपके जो पंचायत में गतिविधियाँ अन्य जो आपने अपने कार्यकाल में किया है उसके बारे में यहाँ पर प्रकाश डालें। स्वागत। राम भगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम आईपीएच की बात करते हैं तो आपको पता है कि आईपीएच विभाग में कहीं ना कहीं अभी इस टाइम हाल ही में आपको पता है कि आईपीएच विभाग के पास कहीं ना कहीं जो हमारा टाइट फंड है वो हम आईपीएच विभाग को दे रहे हैं, पर हमारे पास तो बजट ही हमने बहुत कम रखा था। हमने ऑलमोस्ट बजट हमने जो है अपनी पंचायत में खर्च कर दिया था। तो हमारे जो अभी रिसेंटली बजट आ रहे हैं हम वो आईपीएच को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब ये वो रीज़न पता नहीं कि क्यों ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या है, ये आईपीएच विभाग ही जाने। रही बात हम आईपीएच की बात करते हैं तो गाँव में कहीं ना कहीं आईपीएच के सोर्सेस होते हैं, आईपीएच का टैंक होता है। तो हमारा भी सोर्स था, तो वहाँ पे कहीं न कहीं छेड़खानी यहाँ कुछ होता था, तो आईपीएच के पास तो इनके पास फंड की कमी थी उस टाइम। तो हमने पूरा जो है फेंसिंग किया आईपीएच का उसको, प्लस आईपीएच के जो टैंक था वो पूरा पानी उसका लीकेज करता था। तो उसमें भी हमने जो है पूरा फेंसिंग करके उस आईपीएच के टैंक को पूरी तरह से हमने उसको रिपेयर करके पूरे हमने गाँव में जो है प्रॉपर तरीके से प्लानिंग से जो है घर-घर पानी पहुँचाया। प्लस हमने एक सरप्लस ऐसा भी रखा है उसमें, कल को भविष्य में कहीं आगजनी की या कुछ ऐसे घटना हो तो हमारे पास ऐसा पानी सोर्स रहे ताकि हम गाँव में जो है आसानी से पानी छोड़ सकें, ताकि हम आगजनी से बच सकें। तो हमने इस तरह से हमने अभी रखा। रही बात और हमारे विकास की बात है, हमने विकास में हम जिसमें आपको मैं गिनाना चाहता हूँ, हमारे टोटल हाउस होल्डर पूनम पंचायत में 120, अभी 6 और इंक्रीज़ हुए, तो 126 है, उस टाइम 120 थे। ऑलमोस्ट मनरेगा में हमने कम से कम बोल के 70 से 80 लोगों को पर्सनल बेनिफिट दिया है, जिसमें आईपीएच टैंक, खेतों में सिंचाई के लिए, काऊ शेड, भूमि सुधार, इस तरह आप मान के चलो कि 70 से 80% लोगों को हमने इस 5 साल में जो है डायरेक्ट फ़ायदा दिया। कहीं न कहीं हम ये विकास ये देखते हैं कि भई विकास का मतलब हम गाँव में हम काम करें, या विकास अगर हर आदमी को फ़ायदा मिले तो वहाँ भी कहीं न कहीं विकास हम कर रहे हैं, वो गिनती में नहीं है। हमारे 120 हाउस होल्डर में से अगर 80 लोगों को बेनिफिट मिल रहा है तो आप ये देखिए कम से कम 70 से 80 लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट। और ऐसा नहीं है कि हम सुनिश्चित करते हैं क्या उस बंदे ने बनाया है कि नहीं बनाया, क्या उस पैसा का सही यूटिलाइज़ हो रहा है, सही प्रयोग हो रहा है, तो वो सारा हमने सुनिश्चित करके जो है इतने लोगों को कम से कम हमने किसी न किसी माध्यम से हमने इनको बेनिफिट दिया मनरेगा में। और मनरेगा में इस तरह हमने कई काम किए। हमारे रोड रोड तंग थे, किसी का स्लाइड हुआ, वहाँ पे आप कभी पंचायत का दौरा करेंगे देखना कि हमने बहुत सुंदर हमने क्रेट लगाए, बहुत अच्छे पक्के क्रेट लगाए मनरेगा से। कहीं गाड़ियाँ नहीं मुड़ती, जो हमारा एम्बुलेंस रोड था वहाँ गाड़ी नहीं मुड़ती थी, लोड पिकअप आता था सीज़न में, वहाँ पे भी हमने जो है बहुत एक सुंदर क्रेट लगाकर जो है गाड़ी जो है ईज़िली निकलती है। इस तरह छोटे-छोटे कई कार्य हैं जो यहाँ पर इस टाइम वाक़या करना मुश्किल है, और 5 साल के कार्यकाल में ऐसा नहीं है। हम पिछली पंचायतों को भी नहीं बोलते हैं कि भई कार्य सब करते हैं। रही बात कोई भी प्रधान आए, कोई भी किसी भी गाँव में प्रधान आता है, वो अपने गाँव के विकास के लिए सोचता ही सोचता है। ये अलग बात है, ये अलग विषय रहता है कि किसी की एफर्ट्स ज़्यादा होती है, किसी की एफर्ट्स कम होती है, किसी की लाइज़निंग अच्छा होती है, किसी की लाइज़निंग कोई ज़्यादा बोल पाता है, कोई कम बोल पाता है। ये अलग-अलग एफर्ट्स होते हैं। बाकी कोई भी प्रतिनिधि अगर बनता है तो वो अपने गाँव के बारे में ज़रूर सोचता है। इसी तरह हमने 5 साल में इस तरह कई कार्य किए जिनको बोलते-बोलते लिस्ट लंबी जाएगी, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम थोड़े से शॉर्ट में हम करें। तो इस तरह हमने विकास अपने गाँव में किया। महोदय जी, वर्तमान में जो समस्याएँ आपके पास आपने को देखने को मिला होगा, मान लेते हैं कि कार्यकाल जो 5 साल अभी वर्तमान सरकार जो है कांग्रेस की रही है, और आपके जो कार्यकाल में जो पंचायत जो प्रतिनिधि रहे, अध्यक्ष जो है वो बीजेपी की रहे हैं और फिर आप कांग्रेस के रहे हैं, और इसमें पंचायत में काम करने के लिए आपको प्रशासन से या सरकार से या फिर आपके अपने अध्यक्ष प्रधान जी के साथ समन्वय बनाने के लिए कितना मुश्किलात करना पड़ता है? अगर मुश्किलात आता है तो उसको किस प्रकार से हल किया जाता है? स्वागत। राम भगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे प्रधान जी थे, सबसे पहली बात तो जब से वो पंचायत में आए तब से उन्होंने पार्टी को नहीं देखा। वो चाहे बीजेपी के हैं, चाहे वो किसी अन्य पार्टी के, उन्होंने जो है विकास को देखा। उन्होंने मेरे साथ समन्वय हमने बिठाया, हमने कहा कि भई हम पार्टी किसी भी पार्टी से हम संबंध है, हमने विकास देखना है। और ऐसा नहीं है, हम कोई भी कार्य के लिए हम माननीय मंत्री महोदय के पास गए, हम चाहे महिला मंडल भवन के लिए गए, या हम अपने अभी हमारे को रिसेंटली हमारा एक जो है गेट था, मंदिर का गेट था, उसके लिए गए। तो मंत्री महोदय ने भी कभी मना नहीं किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बीजेपी के प्रधान है या ये कांग्रेस के हैं, तो उन्होंने भी बजट के लिए कभी ना नहीं की। और प्रधान जी भी हर जगह जो है हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आए और उन्होंने भी विकास को देखा। तो हमारे को ऐसा दिक्कत कभी नहीं आया। और रही बात विभाग की, और वो जो भी विभाग है,
हमें जाना है। अगर विभाग इस तरह से हमारे साथ पार्शलिटी करेगा तो फिर हमारे पास और भी तो तरीके हैं विभाग से कार्य को निकालना। तो विभाग से भी ऐसी कोई अभी तक समस्या नहीं आई। सबसे बड़ी बात है कि हम ये देखते हैं कि प्रधान की सोच क्या है, पर उनकी सोच पॉजिटिव थी। पॉजिटिव सोच की वजह से ही हमने इतने विकास कार्य किए। महोदय जी, जिस प्रकार से टापरी आपका उप तहसील है और इसमें कम से कम लगभग शायद ये 21-22 पंचायतें आती होगी, इतना अनुमान होगा। तो पर्यटक की दृष्टि से अगर टापरी में आपको और विस्तार देखना चाहते हैं, हालांकि आप बोलेंगे ये जगांव पंचायत के अधीन आता है, लेकिन हमारा हब यही है आपका किलबा का, टापरी का, जानी का, रामनी का। तो यहाँ पर और क्या कुछ पंचायतों को करना चाहिए मिलकर समन्वय बनाकर? स्वागत महोदय। राम भगत जी, मैं आपको पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ, टापरी कोई हम ये नहीं कह सकते कि कोई जगांव पंचायत का ही है। ये सभी पंचायतों का है, जबकि उप तहसील हमारे पास जब हम इस उप तहसील के अंडर आते हैं, तो कहीं न कहीं सभी पंचायतों का दायित्व बनता है कि इसकी सौंदर्यीकरण के लिए या यहाँ पर जो भी समस्या है, उसको हम भी उठाएँ। ऐसा नहीं है, समय-समय पर हमने भी उठाया है, चाहे हम स्वच्छता की बात करें और कार्य के लिए हम जगांव वाले प्रधान जी की भी मैं सराहना करता हूँ। वो जगह-जगह पर जो है इस मुद्दे को उठाते थे टापरी के, चाहे वो जेएसडब्ल्यू के समक्ष हो या और भी कहीं और हो। तो आपके जो जगांव पंचायत के प्रतिनिधि थे, वो भी इस बात को उठाते थे। यहाँ पे है बहुत समस्या है, आपका सुंदर सा एक पार्क होना चाहिए। जो हमारे पास देखिए आप सीएसआर है, जेएसडब्ल्यू है, ये कुछ करती नहीं है। कहीं न कहीं इनका भी तो फर्ज़ बनता है, पूरे जेएसडब्ल्यू वाले शुल्टू ही टापरी ही तो आते हैं। जो भी आपका जो भी यहाँ से खरीदारी होता है या जो भी है टापरी से ही होता है। तो कोई आना जाना है बसेस आए टापरी से ही है। तो यहाँ पर एक तो आपका देखिए आपका सौंदर्यकरण के लिए आपका पार्क होना चाहिए। आप सीवरेज का हालत देखिए, आप टापरी बाजार में उतरिए और नालियाँ देखिए ज़रा, आप चल नहीं सकते, इतनी गंदगी है। कहीं न कहीं आपका सीवरेज नहीं है, आपका नालियों का कोई वो नहीं है। देखिए आप बीमारी तो यहीं से फैलेगा। कहीं न कहीं मच्छर, मक्खी यहीं से बीमारी है। तो टापरी को भी कहीं न कहीं अगर हम चाहते हैं कि यहाँ इस एरिया में हम चाहे टूरिज़्म को बोले या कहीं न कहीं किसी चीज़ को बोले कि लोग यहाँ रुके। अगर जहाँ स्वच्छता है वहीं लोग आएँगे, जहाँ स्वच्छता नहीं होगा वहाँ लोगों का आना-जाना बंद हो जाएगा। इसलिए हमारा यही रहेगा कि आने वाले समय भी मैं ये चाहता हूँ, चाहे सीएसआर से डालें या किसी अन्य फंड से, सबसे पहले तो सीवरेज लाइन और यहाँ पे जो है सारा जो गंदगी है, जो टापरी बाज़ार में गंदगी है, ये बहुत ज़रूरी है। इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सारे पंचायत जितने भी पंचायत हैं हमारे सराउंडिंग के जितने भी पंचायत, सभी को एक मेजॉरिटी में आकर जो है इस पे कार्य करना पड़ेगा, ताकि टापरी को हम स्वच्छ बना सकें। टापरी को लेकर यहाँ पर बताया कि हमारे आज के अतिथि जो पूर्व जो है वो प्रधान रहे, उन्होंने कहा कि यहाँ जो है सभी पंचायतों का एक दावेदारी रहता है। तो अब उप तहसील बना है, तो यहाँ को स्वच्छता को लेकर, पर्यटक की दृष्टि को लेकर अकेले जगांव पंचायत, जनकपुरी पंचायत ही नहीं, सबको मिलकर यहाँ प्रयास करना पड़ेगा, चाहे वो स्वच्छता को लेकर हो, सीवरेज को लेकर हो, सौंदर्यकरण को लेकर हो। तो ये सब अगर आने वाली पंचायतों को सब पर ये निर्भर रहेगा। जितने भी हमारे पगरामंग है, राजग्राम है, इस टापरी के अधीन आते हैं, इसको सौंदर्यकरण करने के लिए सब मिलकर जो है समन्वय बनाएं और बेहतर टापरी और बेहतर हमारा उप तहसील बनाने का प्रयास करें। महोदय जी, पंचायत के अधीन में या भी सभी पंचायतों के अधीन में जेएसडब्ल्यू एक परिसर ही है जो रोजगार का साधन रहता है। यहाँ पर आगामी जितने भी हमारे यहाँ से काफ़ी लोग जो है अब रिटायर्ड भी हो रहे हैं, लेकिन कंपनियां जो भर्ती नहीं करती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन सरकार के अधीन में भी ऐसे कई रोजगार है जो अब जो ख़त्म होने के कगार में। लेकिन पंचायत यहाँ पर पंचायत के अधीन में आपका जो जेएसडब्ल्यू कार्य रहता है, वहाँ पर पोस्टें नहीं भरती है रिटायर होने के बाद रोजगार को लेकर। वहीं पर ही अभी हमारे जो इफेक्टेड एरिया के जितने भी हमारे पंचायत है अभी तक भी पिछड़े हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ सामने होकर हम पंचायतों का डेवलप करा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मलाई देकर हम सबको चुप करा रहे हैं, लेकिन हमारी रॉयल्टी अभी तक मिल नहीं रही जो मिलनी चाहिए। स्वागत महोदय। राम भगत जी, सबसे पहले मैं आपको रोज़गार की बात करता हूँ, रोज़गार के क्षेत्र की बात करता हूँ। तो हमने जब भी लाड़ा मीटिंग हुआ या हम जहाँ भी हम जेएसडब्ल्यू के साथ हमारी मीटिंग हुई, तो हमने रोज़गार के क्षेत्र में हर जगह हमने अपनी आवाज़ उठाई। हम बात करते हैं सबसे पहले कि हम रोज़गार के क्षेत्र की बात करें। आप देखिए कि हमारे जो एमओयू या जो आरएनआर पॉलिसी है, मेरे पास पूरी जो है उसका डिटेल पड़ा है। उसके उस रूल के 70% हमारे किन्नौर नहीं, पूरे हिमाचल के लोगों को जो है रोज़गार मिलना चाहिए, जिसमें से जो है सबसे पहला प्रायोरिटी प्रोजेक्ट अफेक्टेड, फिर किन्नौर के, फिर उसके बाद हिमाचल के। बट यहाँ पर इस टाइम हम देख रहे हैं कि भाई 70% हमारे लोग हैं नहीं। सबसे पहला एग्जांपल तो मैं आपको यही दे देता हूँ, जो हमारा ये SIS है, जो SIS लगा है, इसमें आप देखिए किन्नौर के तो
कम से कम 80-90 जो इनके सिक्योरिटी गार्ड है उसमें 10-12 ही, ज़्यादा 20 ही होने, 20 से ऊपर हमारे किन्नौर के नहीं है। तो आप बताइए 80% आपके बाहर से है और 20% किन्नौर से है। इस मुद्दे को भी हमने उठाया, और इस मुद्दे को हमने उठाया तो आप देखिए कि भाई कंपनी जो है सुनने को राजी नहीं है। हमने मीटिंग में भी, मेरे पास बाइक का था, ऑन रिकॉर्ड है, हमने माननीय मंत्री महोदय जी के सामने भी उठाया, उन्होंने फटकार भी लगाई, पर कंपनी वो है कि जू ना रहेंगे, तो वो सुनने के लिए राजी नहीं है। बात रोजगार की करते हैं, इन्होंने जो है ठेकेदारी प्रथा चला दिया है। इसमें भी एक चीज़ मैं आपको रोकना चाहता हूँ, एसआईएस की एक प्रणाली और है महोदय जी, जो रोज़गार हमारे को यहाँ पर है, लेकिन ऐसा नहीं, हमारे जो यहाँ के युवकों को और जगह का ढाला जाता है जिनको वहाँ पर बहुत परेशानी होती है, जबकि वो जो सिक्योरिटी का यहीं बड़ी पोस्ट होता है बाहर ले जाते हैं उनको। इस पर भी काफ़ी शिकायतें सुनने को मिला है। स्वागत। मैं इस पे आपको कहना चाहता हूँ, मैंने इस पे भी आवाज़ उठाई, जो इनके एसआईएस के जो बिलासपुर से हमें फ़ोन आता है कि हमने कहा जी आप रोज़गार के नाम पे यहाँ से हमारे लोगों को ठग कर ले जाते हो, यहाँ पे पहले आप 70% हमारे लोगों को रोज़गार दीजिए, उसके बाद आप बाहर ले जाइए। पर ये यहाँ पर नहीं रोज़गार देने की वजह है, ये बाहर जाकर जो है यहाँ से लोगों को बाहर ले जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। ये भी मेरे संज्ञान में आया था और मैंने इस पर भी मैंने आवाज़ उठाया। अभी आप, मैं को वही यही कह रहा हूँ कि आप पहले हमारे लोगों को रोज़गार तो दीजिए, हमारे लोगों को यहाँ लगाइए, आप 70% यहाँ पर आप फुलफिल करें। इसके लिए माननीय मंत्री महोदय जी को भी कहीं ना कहीं जेएसडब्ल्यू के अगेंस्ट जो है कड़ी कार्रवाई या कड़ा संज्ञान लेना पड़ेगा, ताकि हमारे लोगों को पहले यहाँ पर रोजगार मिले। हमारे लोग सक्षम नहीं है क्या? हमारे लोग भी तो सक्षम है क्या? हमारे लोग सिक्योरिटी गार्ड नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। हमारे पास और भी तो है लोग। जरूरी है आपको कि भी एसआईएस बाहर से हायर करना पड़ रहा है? क्यों हमारे लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है? इस पे ये राम भगत जी आप देखिए कि आप ये बिलासपुर में जाके, बिलासपुर की कोई वो कंपनी है एसआईएस बिलासपुर, वो से ही आते हैं, वहाँ से फोन आता है कि जब भी हम प्रतिनिधि थे तो कि भाई हमने रिक्रूट करना है, तो हमने कहा कि ठीक है आप रिक्रूट करना है, हमारे लोग आएंगे, बट आप जो है शुल्टू में रिक्रूट करें, पहले 70% शुल्टू में फिलअप करें, उसके बाद हमारे लोगों को बाहर लगाए, तब हमारे लोग बाहर जाएंगे। आप 70% या 20% आपने हमारे लोग रखे, 80% आपने बाहर से रखे। क्या कारण है, क्यों हमारे लोगों को नहीं लगाया जा रहा है? हमने बहुत बार हमने इस बात को उठाया, हमने मंत्री महोदय जी के सामने समक्ष भी उठाया। मंत्री महोदय जी ने ये भी कहा कि मैं जो उन्होंने कड़ा संज्ञान लेने के लिए कहा, अभी तक नहीं हुआ, तो मैं मंत्री महोदय जी से भी निवेदन करूंगा कि इस पर कड़ा संज्ञान लें कि क्यों हमारे लोगों को बाहर भेजा जा रहा है, जबकि हमारे लोगों के सक्षम नहीं है। हमारे लोग हर तरीके से सक्षम है, हमारे लोग कर सकते हैं। रही बात ये एसआईएस की, इसमें कहीं ना कहीं कुछ या तो वो मिली बकती है या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो इसीलिए तो हमारे लोगों को नहीं लगाया जा रहा है, हमारे लोगों को बाहर भेजा रहा है। कहीं ना कहीं कंपनी का कुछ ना कुछ तो मोटिव है। उस मोटिव को जानने के लिए जो है लाड़ा जब मीटिंग होगा तो हम इसको अपने दम से हम रखेंगे भविष्य में, अगर हम पंचायत राज में आते हैं तो। महोदय, जिस प्रकार से आपने एसआईएस का जिक्र किया, चलिए आगामी पंचायतों के द्वारा आप जो है एक प्रयास करेंगे कि उस समय कोई पंचायत आती तो उनके कानों तक लगाए। और यहाँ आपने कहा कि स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है, तो मुख्य कारण मुझे कहीं ना कहीं से सूत्रों से पता लगा है कि एसआईएस में भर्ती करने के लिए कोई ना कोई कमीशन लेता है, स्थानीय लोगों से कमीशन नहीं ले पाता है, इसलिए ये दिक्कतें आ रही है। बाहर जो है नौकरी की दिक्कत है तो लोग कमीशन दे के आ रहे हैं, तो ये मुझे सूत्रों से मिला। महोदय जी, रॉयल्टी को लेकर चर्चा रखेंगे, हमारी इफेक्टेड पंचायतें अभी तक भी इससे दूर है। स्वागत। राम भगत जी, मैं थोड़ा सा आपको रोजगार पे फिर दोबारा मैं एक थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको रॉयल्टी पे भी आऊँगा। आप रोजगार में देखिए आज के टाइम में कंपनी ने क्या कर दिया कि अपने बेनिफिट के लिए कहाँ ऐसा लिखा है, आप बताइए एमओयू या आरएनआर पॉलिसी कहाँ ऐसा लिखा है कि भी आप ठेकेदारी प्रथा चलाएंगे? आज जेएसडब्ल्यू में पूरी तरह ठेकेदारी प्रथा हावी हो चुकी है। सारा आप जो है ठेकेदार के अंडर, आप ठेकेदार को टेंडर करवा रहे हैं, उसके अंडर सबको रोजगार दे रहे हैं, और रोजगार भी क्या 1 साल के लिए। ये तो वही हो गया ना कि जो बाहर से प्रवासी हमारे मजदूर आते हैं, 1 साल काम करते हैं और अपना साल में हिसाब करके चले जाते हैं, उसी तरह हमारे लोगों को भी उसी तरह ट्रीट किया जा रहा है। परमानेंट जॉब क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे क्यों नहीं ले रहे हैं? कोई उनका कोई समाधान नहीं है। ठेकेदारी प्रथा क्यों चला है? क्या नहीं, एक चीज इसी में, रिटायर होने के बाद तो पोस्ट है उनको फिलिंग क्यों नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल राम भगत जी, मैं इसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि कंपनी देख रही है अगर किसी को परमानेंट बेसिस पे या उस पे लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सैलरी जो है 35 से 40 हज़ार देना पड़ेगा, 25 से 30 हज़ार। जब आपने ठेकेदारी प्रथा चलाना है तो 15-15 हज़ार में या 10-10 हज़ार में भी रखा है ठेकेदार। अब वो तो ठेकेदार की मर्जी है कितने में रखता है, कहीं 15 दे रहे हैं, कोई 10 दे रहे हैं, कोई 20 दे रहे हैं। पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप ठेकेदारी प्रथा में क्यों आए। ठीक है, ठेकेदार को तो रोजगार मिल रहा है, पर ठेकेदार के अंडर जो है बेचारे 1 साल के बाद क्या गारंटी कि उसी ठेकेदार को काम मिलेगा? उसे नहीं मिलेगा तो वो जितने भी हमारे किन्नौर के लड़के लगे, अभी हमारे गांव के ही लड़के लगे, कल को उस ठेकेदार को अगर टेंडर नहीं मिलेगा तो वो तो बेरोजगार हो गए।
फिर यहाँ रोजगार कहाँ हुआ? ये तो प्रवासी मजदूर हो गए, आए साल भर काम किया और चलते बने। रही बात इसी के साथ आपका जो है ये ठेकेदारी प्रथा के साथ साथ हमने एक बात और भी रखी थी, जो हमने पिछले बार जो है इनके जो एचओपी के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, जब हमने स्ट्राइक किया था जीएसडब्ल्यू के अगेंस्ट रोजगार को लेकर। आपको पता होगा कि काफी पूरे 21 पंचायतों ये आपने निचार ब्लॉक के 22 पंचायतों के सभी प्रतिनिधि आए थे। उस टाइम हमने एक बात रखी थी कि भाई हमारे लोगों को रोजगार में आपका जो हमारे यहाँ के लड़के गाड़ियां लेके रहते हैं, वो भी तो एक रोजगार का साधन है। क्यों कंपनी गाड़ियां हायर नहीं कर रही है हमारे लोगों की? वो भी तो एक रोजगार है। अगर किसी की गाड़ी को लेते हैं तो उसको भी तो रोजगार मिलेगा, पर नहीं, कंपनी चलाना ही नहीं चाहते। कंपनी ने सिर्फ ठेकेदारी प्रथा चलाना है। और मुझे तो इवन इस बात पे भी शक है कि हो सकता है कंपनी अंदर ठेकेदारों से कमीशन भी खा रही हो। क्या प्रूफ है? क्यों कुछ ही लोगों को, कुछ ही लिमिटेड लोगों को जो है टेंडर आवंटन हो रहा है, सभी को मेल क्यों नहीं जा रहा है? कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला तो कहीं ना कहीं हो ही रहा है जीएसडब्ल्यू में। तो आने वाले टाइम में अगर हम पंचायती राज में आए तो इन सब चीजों का उजागर जरूर करेंगे। महोदय जी, मैं चाहता हूं कि आने वाले आगामी पंचायतों में इफेक्टेड एरिया में जो भी रोजगार आपके जीएसडब्ल्यू में जा रहा है था, उसका नोटिफिकेशन पंचायतों को मिले। बिल्कुल, इस पे भी हमने बात रखी थी। हम बात करते हैं, हम वही चाहे वो टेंडर से लेकर प्रक्रिया हो या फिर कुछ भी कार्य हो, तो पहले वो पंचायत में जाए, ताकि वो गांव का आदमी सबसे पहले या फिर इफेक्टेड एरिया का आदमी फायदा ले सके। चलिए आगे जाते हैं महोदय जी। महोदय जी, जैसे कि आपने सारी जिक्र कर दिया, तो रॉयल्टी पर अभी भी हम अधर में लटके, वो सवाल अभी तक आपसे निकला नहीं। स्वागत। बिल्कुल राम भगत जी, मैं इस पे कहना चाहता हूँ। आप एक बात बताइए, हम रॉयल्टी की बात कर रहे हैं, यहाँ लाड़ा, अभी तो हमारा लाड़ा का पूरा ही नहीं है। वो 127.20 करोड़ रुपए जीएसडब्ल्यू ने अभी देना है हमारे लाड़े का, वो कहाँ है? जीएसडब्ल्यू क्यों नहीं जमा कर रही है? क्या कारण है? पहली बात। दूसरी बात, हमारा जो प्रोजेक्ट है 1000 मेगावाट का है, इसको 1200 मेगावाट अब जनरेट कर रहे हैं। 200 मेगावाट ये जो फ्री में जनरेट कर रहे हैं या करना है, उसका लाड़ा कहाँ है? आप बताइए जरा। 200 मेगावाट का कोई प्रोजेक्ट बनाएगा तो उसका लाड़ा कितना बनेगा? आप उस पर भी बताइए ना। और आप देखिए, बात रॉयल्टी की करते हैं हम। रॉयल्टी की हमने वही है कि जब हम जीएसडब्ल्यू और हम जो अधिकारी होते हैं हमारे, जो गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं, हम उनके साथ जब मीटिंग करते हैं या हम लाड़ा मीटिंग करते हैं, उसमें हमने ये बात को रखा। जीएसडब्ल्यू का कहना है कि जी जब भी ये आपका आया, ये कानून आया कि आपका 1.5% 2% रॉयल्टी देना है, तो उस टाइम जो है हम जनरेशन पीरियड में थे। हम कंस्ट्रक्शन पीरियड में आना चाहिए था, पर हम जनरेशन पीरियड में आए थे, इसलिए हम इसको फॉल नहीं करते। पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में जो है ये जो आपका रॉयल्टी मिल रहा है, कई छोटे प्रोजेक्ट्स दे रही है, पर उसमें माननीय मंत्री महोदय जी ने कहा कि भाई जब और प्रोजेक्ट दे रहे थे तुम्हें भी देना पड़ेगा, कानून सबके लिए एक है। तो वही है कंपनी का कि जी हम तो कोर्ट जाएंगे, तो कोर्ट में भी आने वाले टाइम में हमें इस पे संघर्ष करना पड़ेगा, रॉयल्टी मिलेगी। लोग देखिए, आप राम भगत जी, सबसे बड़ी बात तो हमारे लोग अपने हक की लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। पंचायत भी सब कुछ नहीं कर सकती है। पंचायत तो प्रतिनिधि है, वो एक जरिया है लड़ने के लिए, अपनी बात तो हमारी मांगो, पर उनका साथ देना सभी लोगों का काम है। जब तक हमारे लोग जागरूक नहीं होंगे, कई समस्याएं हमारे पास चाहे रोजगार की बात करें, हम स्वास्थ्य की बात करें, हम शिक्षा की बात करें, चाहे हम रॉयल्टी की बात करें, कहीं ना कहीं हम पिछड़ते रहेंगे। तो इसलिए हम सभी को, हम जो 21 पंचायतें हैं, हम सभी को जो है एक मेजोरिटी में मिलकर जो है काम करना पड़ेगा, ताकि जीएसडब्ल्यू के खिलाफ हम जो है एक बड़ा आंदोलन करें और हमारी मांगों को मनवाने पे हम इन्हें मजबूर करें। महोदय जी, जिस प्रकार से आपका एक सपना भी रहा है कि आप एक बेहतर सशक्त, जो आपके पास पावर मिले तो एक बहुत बेहतर पंचायत बनाने का प्रयास करने का एक आपका सपना है। उप प्रधान रहते हुए भी आपने समन्वय बनाते हुए प्रधान के साथ, पंचों के साथ, सबके साथ मिला के बहुत बेहतरीन जो आप लोगों ने काम किया। वर्तमान में जो है ओपन सीट है आपके पंचायत से, तो क्या आप इसमें भागीदारी कर रहे? स्वागत महोदय। राम भगत जी, देखिए, राजनीति की अलग अलग परिप्रेक्ष्य होती है। राजनीति में देखिए, जो भी आता है राजनीति में वो कहीं ना कहीं विकास करने की सोचता है। रही बात मेरी, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर आऊँगा और मैं ज़रूर इलेक्शन लड़ूंगा। और मैं इलेक्शन तो लड़ूंगा, देखो हार जीत एक होती है, एक हारेगा एक जीतेगा, मैं ज़रूर लड़ूंगा। और मैं अगर पंचायती राज में दोबारा आया तो ऐसे कई कार्य है जो अभी करने को अधूरे रहे हैं, जिन कार्यों को, क्योंकि मैं 5 साल पंचायती राज में रहते रहते हमने लोगों की समस्याओं को देखते हुए हमने कार्य तो किए, पर और भी ऐसी कुछ समस्याएं हैं जो 5 साल के कार्यकाल में पूरा करना बहुत ही मुश्किल होता है। गांव की बड़ी छोटी छोटी समस्याएं होती है, बड़ी समस्याएं भी होती है, तो जिनको हम 5 साल में पूरा नहीं कर सकते।
तो अगर हमें आगे मौका मिलता है तो जो और भी समस्याएं हैं हम उन समस्याओं को ज़रूर पूरा करेंगे। जिस तरह हमारे गांव में एक सीवरेज की प्रॉब्लम है, सीवरेज के लिए हमने जेएसडब्ल्यू को बोला, हालांकि हमारा जो है टोकन मनी भी लगा हुआ है इसमें, तो हम सीवरेज को हम जो है हम प्रायोरिटी देकर जो है हम जेएसडब्ल्यू को के पास इतना बड़ा सीवरेज पड़ा है कि हम उनको कह रहे हैं कि भी सीवरेज आप हमारा भी कलेक्ट करें और जिससे हमारे गाँव स्लाइड भी ना हो और आप जो है सीवरेज, इस तरह के कई कार्य है जो हम प्रायोरिटी बेस में कराएंगे। तो ये सब गाँव के ऊपर निर्भर करता है कि गाँव की सोच क्या है, गाँव क्या सोचती है और गाँव कितना साथ करते हैं। हाँ, हमने अपनी तरफ से जो है 100% दिया और भविष्य में भी अगर हम पंचायती राज में आते हैं तो हम अपना 100% देंगे और अपनी गाँव की बात को जो है लोगों तक या अपनी गाँव की बात को सरकार तक या प्रशासन तक जिस तरह हम पहले भी अपने हक और दम से रखते थे आगे भी उसी तरह रखेंगे। जी धन्यवाद। महोदय जी, एक सवाल और एक दो और हम आपसे लेना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप आगामी पंचायत में अगर आप जो है प्रतिनिधि आते हैं और 2017 की तरह आप फिर हार जाते हैं, मान लेते हैं, तो आने वाले उस समय के जो पंचायत के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? राम भगत जी, देखिए, जब दो कैंडिडेट उठते हैं, एक जीतता है एक हारता है। हम जीते तो हम कार्य करेंगे, हम हारे जो भी पंचायत आगे आती है हम उनके साथ मिलकर, अगर वो हमारे से कोई भी मदद या कोई भी हमारे से सुझाव चाहते हैं तो हम बिल्कुल देंगे और हम जो सुझाव देंगे अगर वो करते हैं तो उनके लिए बढ़िया है, नहीं करते वो अपनी सोच से करते हैं, गांव के विकास को सोच कर करते हैं, वो उनकी अपनी सोच है, पर हम अपने सुझाव देने के लिए पीछे नहीं रहेंगे। और जाते जाते मैं उम्मीद करता हूँ आप पुनः पंचायत में जाएं और बेहतर विकास के लिए, क्योंकि 5 साल से आदमी से नहीं मतलब कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, 2-3 साल तो सीखने को लग जाता है। जाते जाते हम आपसे एक अपील करना चाहेंगे, आपकी पंचायत के अधीन में एक कार्य ऐसा है, सौंदर्यीकरण को लेकर आपने सवाल किया, काफ़ी कुछ किया, लेकिन सौंदर्यीकरण को लेकर कहीं न कहीं आपके ही कैंपस में जो जेएसडब्ल्यू का जो एक सीवरेज प्लांट लगा बिल्कुल ओपन में है। मई जून में यहाँ पर जो है बहुत सारे मक्खी मच्छर का प्लांट रहता है। हम ऐसा नहीं बोले कि ये प्लांट ना बनाएं, हम बोले इसको एक शेडिंग किया जाए, बिल्कुल इसको बंद कर दिया जाए, पूरा कवर किया जाए। नहीं तो ये जो है आपको देखते हो वहाँ पर आपका वो मधानी की तरह पीसते रह रहा, मक्खी मच्छर वहाँ से उड़ के सब जगह जा रहा है, आपके गांव हमारे गांव। तो इस पर जो है संज्ञान लेने की ज़रूरत है। क्या इस पर आपकी पंचायत काम करेगी? स्वागत महोदय। बिल्कुल राम भगत जी, जो आप ये इसकी सीवरेज प्लांट की बात कर रहे हैं, इस पे मैं इससे पहले जो आपके डीजीएम थे कर्नल जसविंदर जी, उनके समक्ष भी मैंने उठाया था ये बात को, पर उनका प्लान था कि भाई इसको जो है पूरा कवर अप करेंगे और ताकि जो सराउंडिंग में जो है मक्खी मच्छर से बीमारी ना फैले या सराउंडिंग में जो भी उसकी हल्का सा उसका नॉइज़ उसका चला रहता है उसकी वजह से लोगों को डिस्टर्ब ना हो। पर उसी बीच जो है अभी कर्नल साहब के लोग तो चले गए, तो उनकी जगह अभी नए आए हुए हैं। तो अगर हम भविष्य में आते हैं तो इस बात को हम उठाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बनता है उससे किसी भी हम बोलते किसी भी समुदाय को या किसी भी एरिया को अगर नुकसान पहुंचता है तो कहीं ना कहीं हमारा दायित्व बनता है कि उसको गलत चीज़ को सही करे और लोगों को कहीं ना कहीं उससे जो है एक अच्छा वातावरण मिले, उससे डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। चाहे अगर कोई भी परियोजना बनता है, कोई भी चीज़ बनता है, लोगों की बुराई के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। तो इस पर हम ज़रूर उठाएंगे। एक बात राम भगत जी और मैं कहना चाहता हूँ, रह गया था, हमने जो है शुल्टू के अंदर जेएसडब्ल्यू स्कूल की फीस बढ़ोतरी या उसको लेकर हमने माननीय मंत्री महोदय जी से मिले थे स्कूल को लेकर। तो हमने कोई 3-4 बार हमने जो है उनसे मुलाकात की और सबसे ज़्यादा हमारे जगह बीर सिंह जी, उन्होंने भी बहुत एफर्ट्स किया और हमारे सराउंडिंग के जितने भी पंचायत है उन्होंने एनओसी दिया कि शुल्टू में एक जो है +2 तक स्कूल होना चाहिए, क्योंकि एक सेंटर लोकेशन है और 5 बीघा जो है वहाँ पर एजुकेशन का लैंड है। अभी डिमार्केशन करना है, कुछ कंपनी ने अपने पास रखा है तो वो सारा निकालना है। तो वहाँ पे अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने CBSE +2 अनाउंस कर दिया है, तो ये बहुत खुशी की बात है। हमने इस क्षेत्र में भी हमने बहुत दौड़ भाग किया, क्योंकि हमारे गांव में तो स्कूल बंद हो चुका था। तो शुल्टू में जो है आने वाले टाइम में हमारे जितने भी इस एरिया के लोग हैं उनके लिए जो है एक भव्य स्कूल बनेगा, ताकि हम अपने बच्चे क्यों प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, हम अपने बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। इस दृष्टि से भी हमने कार्य किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। जाते जाते महोदय जी, आगामी आपने 5 साल जो है गांव के साथ, समाज के साथ, सबके साथ, हर वर्ग के साथ आपने निकाला है। उन युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, वरिष्ठ माताओं पिताओं के लिए, बहनों के लिए, अपने गांव के लिए, आसपास के सभी पड़ोसी राज्यों के लिए, पड़ोसी गांव के लिए क्या कहना चाहेंगे? स्वागत महोदय। राम भगत जी, देखिए 5 साल मैंने जो कार्य किया, देखिए सबको खुश करना तो मुश्किल है। कुछ अपने निजी स्वार्थ के कारण कुछ लोग
नाराज़ भी हो जाते हैं, कुछ लोगों के कार्य नहीं भी हो पाते हैं। वो ऐसा नहीं होता है कि हमारी मंशा ये नहीं होती कि इसका कार्य नहीं करना है। कुछ आपको पता है कि गवर्नमेंट के भी कुछ ऐसे नॉर्म्स होते हैं जो उसको फ़ॉलो नहीं करते हैं, तो इसलिए कई लोग खुश होते हैं, कई लोग नाराज़ होते हैं, ये तो देखिए चलता रहता है। तो कहीं न कहीं अब जो हमारे सराउंडिंग के लोग हैं या चाहे मेरे गाँव के लोग हैं, तो जो भी हमने 5 साल कार्य किया, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे लोग सैटिस्फाइड होंगे। रही बात सराउंडिंग की बात है, हेल्थ और एजुकेशन एक हमारी पूरन पंचायत को तो नहीं है। हेल्थ एजुकेशन मिलना है तो जो 21 पंचायत प्रोजेक्ट अफेक्टेड है सबको मिलना है। जो एजुकेशन की बात है, 21 पंचायत के सारे परिवार जो है आज जो है फीस कम होने के कारण सबको बेनिफिट मिल रहा है। हम स्वास्थ्य की बात करें तो जो हमने डॉक्टर कामेश लगे, जिनको हमने लाड़ा में बहुत अच्छे मुद्दे पे हमने बहुत ही उससे उठाया, माननीय मंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से और सबके उससे जो है डॉक्टर कामेश हमारे जीएसडब्ल्यू में लगे। आज बताइए हमारे पूनम के क्या पूरे किन्नौर के लोगों को जो है डेंटिस्ट का बेनिफिट मिल रहा है, हमारे गायनी है उनका बेनिफिट मिल रहा है। कहीं न कहीं लोगों को समस्या होती है तो हम खड़े हो जाते हैं वहाँ पर लोगों की प्रॉब्लम्स के लिए। तो मैं आने वाले समय में भी सभी से मैं ये निवेदन करूँगा, जो भी पंचायती राज में आए, एक-दूसरे से समन्वय बना के रखे, मिल-जुल कर जो है कार्य करें, ताकि बोलते हैं ना एकता में ही बल है। ताकि हमारे जो है पूरा एरिया जो है विकास हो, सौंदर्य बने, टूरिज़्म को बढ़ावा मिले, हेल्थ एजुकेशन हमारा सुदृढ़ हो, लोगों को रोज़गार मिले। इस क्षेत्र में हमारे को काम करने की ज़रूरत है। धन्यवाद राम भगत जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय, आपने समय निकाला। नमस्कार। नमस्कार राम भगत जी। जय हिंद, बहुत-बहुत जय किन्नौर।